बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के वीडियो लेक्चर में हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के इंपॉर्टेंट शॉर्ट आंसर्स को डिस्कस करेंगे जो पंजाब यूनिवर्सिटी के पास्ट पेपर में अक्सर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ये शॉर्ट आंसर जो हैं ना सिर्फ एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है बल्कि कंपटीशन के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा जब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग से रिलेटेड इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो यही कंसेप्चुअल क्वेश्चन जो है वो इंटरव्यू में भी पूछे जाते हैं। स्टार्ट करते हैं हम सबसे पहले डिफरेंस बिटवीन क्लास एंड ऑब्जेक्ट। क्लास हम किसे कहते हैं? क्लास इज़ द ब्लूप्रिंट, टेम्पलेट और स्केलेटन फॉर विच ऑब्जेक्ट्स आर क्रिएटेड। क्लास हमारे पास क्या होता है? एक ढांचा होता है जिसकी मदद से हम ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो क्रिएट करते हैं, जबकि ऑब्जेक्ट इज़ द इंस्टेंस ऑफ द क्लास। क्लास इज़ नॉट अ रियल वर्ल्ड एंटिटी, जबकि ऑब्जेक्ट्स होते हैं ये हमारे पास रियल वर्ल्ड एंटिटी होती है। क्लास डज नॉट ऑक्यूपाई मेमोरी, जबकि ऑब्जेक्ट्स होते हैं ये मेमोरी ऑक्यूपाई करते हैं। क्लास इज़ अ लॉजिकल एंटिटी, जबकि ऑब्जेक्ट जो है ये हमारे पास फिजिकल एंटिटी है। क्लास इज़ डिक्लेयर्ड वंस, हम क्लास को सिर्फ एक दफ़ा डिक्लेयर करते हैं, जबकि ऑब्जेक्ट्स होते हैं इनको हम मैनी टाइम्स डिक्लेयर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ह्यूमन, कार, एनिमल्स, दीज आर द एग्जांपल ऑफ अ क्लास, जबकि हमारे पास जिशान, होंडा सिटी, कैट आर द एग्जांपल ऑफ अ ऑब्जेक्ट्स। आर्गुमेंट पास बाय वैल्यू, पास बाय रेफरेंस। Call by value. In call by value, the actual value that is passed as argument is not changed after performing some operation on it. When call by value is used, it creates a copy of that variable in memory. When the value is changed, it changes the value of that copy. The actual value remains same. Call by value में जब हम किसी वेरिएबल को एज एन आर्गूमेंट पास करते हैं कॉल बाय वैल्यू, तो उसकी एक डुप्लीकेट कॉपी जो है वो फंक्शन को पास की जाती है। अगर हम उस डुप्लीकेट वैल्यू में चेंज लेके आते हैं तो हमारे पास जो एक्चुअल वेरिएबल होता है उसके अंदर कोई भी चेंज नहीं आता। कॉल बाय रेफरेंस में, इन कॉल बाय रेफरेंस द एक्चुअल वैल्यू दैट इज पास्ड एज आर्गूमेंट इज चेंज आफ्टर परफॉर्मिंग सम ऑपरेशन ऑन इट। व्हेन कॉल बाय रेफरेंस यूज, इट डज नॉट क्रिएट अ कॉपी ऑफ दैट वेरिएबल इन मेमोरी। जब हम कॉल बाय रेफरेंस करते हैं तो इसका मतलब यह है कि हम एक्चुअल वेरिएबल का एड्रेस पास कर रहे हैं, उसकी कॉपी पास नहीं कर रहे। और जब हम किसी फंक्शन में कॉल बाय रेफरेंस वाले वेरिएबल के ऊपर कोई ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो उसमें जो चेंज आता है तो एक्चुअल वेरिएबल में उसकी वैल्यू जो है वो चेंज होती है। इट यूज अ रेफरेंस टू गेट वैल्यू, सो व्हेन द वैल्यू इज चेंज यूजिंग द रेफरेंस, इट चेंज द वैल्यू ऑफ द एक्चुअल वेरिएबल। तो इसका मतलब यह है कि जब आप कॉल बाय रेफरेंस करते हैं और कोई वेरिएबल पास करते हैं किसी फंक्शन को, और उस फंक्शन में आप उस वेरिएबल के ऊपर कोई ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, कोई चेंजिंग करते हैं, तो एक्चुअल वेरिएबल में भी क्या होता है? वो चेंज आता है। Where to use call by reference? The call by reference is mainly used when we want to change the value of past argument into the invoker function. जब हम अपने वेरिएबल की वैल्यू को चेंज करना चाहते हैं इन्वोकर फंक्शन में तो फिर हम लोग क्या करते हैं? कॉल बाय रेफरेंस को यूज़ करते हैं। और इसके अलावा वेरी इंपॉर्टेंट, जब हम अपने किसी फंक्शन से मोर देन वन वैल्यू जो है रिटर्न करना चाहते हैं उस वक्त हम कॉल बाय रेफरेंस को यूज़ करते हैं। नॉर्मली हमारा फंक्शन जो होता है वो एक सिंगल वैल्यू जो है वो रिटर्न करता है, लेकिन अगर आपने मोर देन वन वैल्यू रिटर्न करनी है तो उसके लिए फिर हम कॉल बाय रेफरेंस को यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है डिफरेंस बिटवीन एब्स्ट्रैक्शन एंड एनकैप्सुलेशन। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट आंसर और अ कंसेप्ट। एब्स्ट्रैक्शन और एनकैप्सुलेशन ये दोनों बेसिकली हम लोग यूज़ करते हैं डाटा हाइडिंग के लिए। एब्स्ट्रैक्शन जो है ये हमारे पास मेथड है जो कि अनवांटेड इंफॉर्मेशन को, कम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन को हाइड करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं, जबकि एनकैप्सुलेशन इज़ अ मेथड टू हाइड द डाटा इन अ सिंगल एंटिटी अलॉन्ग विद अ मेथड टू प्रोटेक्ट इंफॉर्मेशन फ्रॉम आउटसाइड। एनकैप्सुलेशन जो है ये हमारे पास एक ऐसी टेक्निक है जिसमें हम डाटा मेंबर्स को और मेथड्स को एक सिंगल एंटिटी में, एक ऑब्जेक्ट में हम लोग क्या करते हैं? हाइड करते हैं ताकि हम आउटसाइड इंफॉर्मेशन से उसको प्रोटेक्ट कर सकें। एब्स्ट्रैक्शन इज़ द प्रोसेस ऑफ गेनिंग द इंफॉर्मेशन, जबकि एनकैप्सुलेशन इज़ द प्रोसेस टू कंटेन इंफॉर्मेशन। प्रॉब्लम्स आर सॉल्व्ड एट डिज़ाइन लेवल और इंटरफेस लेवल, यानी कि एब्स्ट्रैक्शन में हम डिज़ाइन लेवल पे और इंटरफेस लेवल पे अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं, जबकि एनकैप्सुलेशन में हम इम्प्लीमेंटेशन लेवल पे अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। एब्स्ट्रैक्शन कैन बी इम्प्लीमेंटेड यूजिंग एब्स्ट्रैक्ट क्लास और इंटरफेस। अगर हमने एब्स्ट्रैक्शन को इम्प्लीमेंट करना है तो उसके लिए हम एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाते हैं या इंटरफेसेस को यूज़ करते हैं, जबकि एनकैप्सुलेशन को इम्प्लीमेंट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ एक्सेस मॉडिफायर लाइक प्राइवेट, प्रोटेक्टेड एंड पब्लिक। Implementation complexities are hidden using abstract class and interfaces, जबकि एनकैप्सुलेशन में डाटा जो है वो हाइड किया जाता है विद द हेल्प ऑफ गेटर एंड सेटर मेथड्स। तो इनकी मदद से हम लोग एनकैप्सुलेशन में अपने डाटे को हाइड करते हैं।
नेक्स्ट हमारे पास है एग्रीगेशन एंड कंपोजिशन। एग्रीगेशन बेसिकली हमारे पास इट्स अ टाइप ऑफ एसोसिएशन। एग्रीगेशन इंडिकेट्स अ रिलेशनशिप वेयर द चाइल्ड एग्जिस्ट सेपरेटली फ्रॉम देयर पेरेंट। यानी कि एग्रीगेशन में हमारे पास पेरेंट और चाइल्ड के दरमियान एक रिलेशनशिप होता है, लेकिन ये रिलेशनशिप जो होता है सेपरेटली जो है वो एग्जिस्ट कर रहा होता है। जबकि कंपोजिशन में हमारे पास डिस्प्ले द रिलेशनशिप वेयर द चाइल्ड नेवर एग्जिस्ट इंडिपेंडेंट ऑफ द पेरेंट, यानी कि चाइल्ड जो है वो डिपेंड कर रहा होता है किसके ऊपर, पेरेंट पर। इन कंपोजिशन एग्रीगेशन मीन्स वन ऑब्जेक्ट इज द ओनर ऑफ एन अदर ऑब्जेक्ट। Composition means one object is contained in another object. Aggregation is a special type of association, while composition is a special type of aggregation. A parent class is not responsible for creating or destroying the child class. Aggregation में parent class जो है वो responsible नहीं होती child को create और destroy करने के लिए, जबकि composition में parent class जो होती है वो responsible होती है child को create और destroy करने के लिए। एग्रीगेशन इज़ अ वीक एसोसिएशन, जबकि कंपोजिशन जो होती है ये हमारे पास स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन होती है। ऑल ऑब्जेक्ट्स हैव देयर ओन लाइफ साइकिल बट देयर इज़ एन ओनरशिप लाइक पेरेंट एंड चाइल्ड। एग्रीगेशन में जितने भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनका अपना लाइफ साइकिल होता है, जबकि कंपोजिशन में child object does not have its own life cycle, and if the parent object is deleted then all of its child objects will also be deleted। यानी कि इसका मतलब ये है कि child का जो लाइफ साइकिल है वो डिपेंड कर रहा है किसके ऊपर, पेरेंट ऑब्जेक्ट के ऊपर। अगर हम पेरेंट ऑब्जेक्ट को डिलीट करते हैं तो उसके जितने भी चाइल्ड इंस्टेंसेस होंगे वो भी सारे के सारे क्या होंगे, वो डिलीट हो जाएंगे। एन एसोसिएशन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट डिस्क्राइब द हैज़ अ रिलेशन, द मोस्ट स्पेसिफिक टाइप ऑफ एग्रीगेशन दैट इम्प्लाइज ओनरशिप। डायमंड सिंबल जो होता है ये रिप्रेजेंट किया जाता है एग्रीगेशन के लिए, जबकि हाईलाइटेड डायमंड सिंबल जो होता है ये रिप्रेजेंट करता है कंपोजिशन को। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक एम्प्लॉय है, अ सिंगल एम्प्लॉय कैन नॉट बिलोंग टू मल्टीपल कंपनीज बट इफ वी डिलीट द कंपनी एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट विल नॉट डिस्ट्रॉय। इसका मतलब ये है कि अगर हमारे पास एम्प्लॉय और कंपनी के दरमियान रिलेशनशिप है, अगर कोई कंपनी ख़त्म हो जाती है, डिस्ट्रॉय होती है, तो इसका मतलब यह है कि एम्प्लॉय जो होगा वो एग्जिस्ट करेगा। एम्प्लॉय क्लास हैज़ एग्रीगेशन रिलेशनशिप विद कंपनी क्लास। फॉर एग्जांपल हाउस कैन कंटेन मल्टीपल रूम्स, देयर इज़ नो इंडिपेंडेंट लाइफ फॉर रूम एंड एनी रूम कैन नॉट बिलोंग टू टू डिफरेंट हाउसेज। इफ़ वी डिलीट द हाउस रूम विल आल्सो बी ऑटोमेटिकली डिलीटेड। यानी कि अगर हमारे पास हाउस में बहुत सारे कमरे हैं, हाउस में और रूम के दरमियान जो रिलेशनशिप है वो हमारे पास कंपोजिशन है। अगर हम हाउस को पेरेंट एंटिटी को डिलीट करते हैं तो इसका मतलब ये होगा कि उसमें जितने भी चाइल्ड्स होंगे वो भी सारे के सारे डिलीट हो जाएंगे। रूम क्लास हैज़ कंपोजिशन रिलेशनशिप विद हाउस क्लास। तो रूम क्लास का जो हाउस क्लास के साथ रिलेशनशिप होता है इसको हम कंपोजिशन कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है डिफाइन एसोसिएशन विद एग्जाम्पल। Association is a simple structural connection between classes and is a relationship where all objects have their own life cycle and there is no owner. For example of teacher and student. Multiple students can associate with a single teacher and a single student can associate with multiple teachers. But there is no ownership between the objects and have their own life cycle. Both can create and delete independently. That is known as a association. For example, class A एसोसिएट कर रही है क्लास बी के साथ। ये हमारे पास जो एरो से रिलेशनशिप रिप्रेजेंट किया जाता है इसको हम लोग नाम देते हैं एसोसिएशन का। ये जो हमारे पास डायमंड शेप होती है इसको एग्रीगेशन कहते हैं और जो सॉलिड डायमंड शेप होती है इसको हम कंपोजिशन कहते हैं। एसोसिएशन की हमारे पास दो टाइप्स होती हैं, एक को हम एग्रीगेशन कहते हैं। एग्रीगेशन जो है ये वीक एसोसिएशन होती है, जबकि कंपोजिशन जो होती है ये हमारे पास स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन होती है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है ओवरलोडेड एंड ओवररिडन फंक्शंस। इस तरीके से ये क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म एंड रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन फंक्शन ओवरलोडिंग एंड फंक्शन ओवरराइडिंग, इस तरीके से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फंक्शन ओवरलोडिंग हम किसे कहते हैं? द प्रोसेस ऑफ डिफाइनिंग फंक्शंस हैविंग द सेम नेम बट डिफरेंट पैरामीटर लिस्ट इज कॉल्ड फंक्शन ओवरलोडिंग। जब हम एक प्रोग्राम में सेम नेम के फंक्शन लेकिन उनमें जो पैरामीटर लिस्ट होती है वो डिफरेंट होती है या डाटा टाइप ऑफ द पैरामीटर डिफरेंट होगी, उसको हम नाम देंगे फंक्शन ओवरलोडिंग का।
when the function of child class having the same name as that of the parent class overrides the function of parent class, then it is called function overriding. जब चाइल्ड और पेरेंट क्लास में सेम नेम के हम फंक्शन यूज़ करते हैं तो इस प्रोसेस को हम लोग नाम देते हैं फंक्शन ओवरराइडिंग का. इट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन फंक्शन इन द सेम क्लास. इट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन चाइल्ड क्लास एंड पेरेंट क्लास फंक्शन. फंक्शन ओवरलोडिंग को हम स्टैटिक बाइंडिंग भी कहते हैं, जबकि फंक्शन ओवरराइडिंग को हम डायनेमिक बाइंडिंग भी कहते हैं. फंक्शन ओवरलोडिंग जो है ये बेसिकली हमारे पास कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म का कंसेप्ट है, इसको हम अर्ली बाइंडिंग भी कहते हैं, जबकि हमारे पास फंक्शन ओवरराइडिंग जो है ये रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म का कंसेप्ट है और इसको हम लेट बाइंडिंग भी कहते हैं. फंक्शन ओवरलोडिंग में रिटर्न टाइप जो होती है वो इफेक्ट नहीं करती ओवरलोडिंग प्रोसेस के ऊपर, जबकि फंक्शन ओवरराइडिंग में हमारे पास रिटर्न टाइप, फंक्शन नेम, सिग्नेचर ऑफ बोथ ओवरराइडिंग फंक्शन मस्ट बी सेम. यानी कि इसमें हमारे पास जब हम लोग फंक्शन ओवरराइडिंग की बात करेंगे तो इसमें हमारे पास जो सिग्नेचर हैं वो हमारा सेम होना चाहिए, यानी कि रिटर्न टाइप, फंक्शन नेम, पैरामीटर लिस्ट वो हमारी सेम होनी चाहिए चाइल्ड क्लास के फंक्शन में भी और पेरेंट क्लास के फंक्शन में भी. नेक्स्ट हमारे पास है वर्चुअल एंड प्योर वर्चुअल फंक्शंस. इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट आंसर. वर्चुअल फंक्शन हम किसे कहते हैं? अ मेंबर फंक्शन डिक्लेयर्ड विद इन द बेस क्लास दैट कैन बी रीडिफाइंड और ओवररिडन बाय अ ड्राइव क्लास. एक ऐसा मेंबर फंक्शन जिसको हम डिक्लेयर करते हैं बेस क्लास में, लेकिन हम उसको रीडिफाइन कर सकते हैं, ओवरराइड कर सकते हैं किसमें? ड्राइव क्लास में. ऐसे फंक्शन को हम वर्चुअल फंक्शन कहते हैं. प्योर वर्चुअल फंक्शन हम किसे कहते हैं? अ वर्चुअल फंक्शन इन द बेस क्लास विद नो इम्प्लीमेंटेशन. अगर जस्ट हम वहाँ पर उसको डिक्लेयर करें और उसकी कोई भी इम्प्लीमेंटेशन ना हो बेस क्लास में, तो ऐसे फंक्शन को हम प्योर वर्चुअल फंक्शन कहते हैं. बेस क्लास हैज़ द फंक्शन डेफिनेशन. बेस क्लास डज नॉट हैव द फंक्शन डेफिनेशन, इट ओनली हैज़ द फंक्शन डिक्लेरेशन. यानी कि जो प्योर वर्चुअल फंक्शन होता है इसकी बेस क्लास में कोई भी डेफिनेशन नहीं होती, जस्ट हम उसको वहाँ पे डिक्लेयर करते हैं. It is not necessary for all drive classes to override the virtual function of the base class. ये लाजमी नहीं है कि अगर हमारे पास एक से ज़्यादा ड्राइव क्लासेस हैं तो जितनी भी ड्राइव क्लासेस हैं वो बेस क्लास के वर्चुअल फंक्शन को ओवरराइड करें. ड्राइव क्लासेस शुड ओवरराइड द प्योर वर्चुअल फंक्शन ऑफ द बेस क्लास. लेकिन अगर हम किसी बेस क्लास में प्योर वर्चुअल फंक्शन यूज़ कर रहे हैं तो उसकी जितनी भी ड्राइव क्लासेस होंगी वो सारी की सारी ड्राइव क्लासेस जो हैं वो लाजमी तौर पर प्योर वर्चुअल फंक्शन को ओवरराइड करेंगी. देयर इज़ नो एब्स्ट्रैक्ट क्लास कंसेप्ट यूजिंग द वर्चुअल फंक्शन. लेकिन अगर हम किसी क्लास में प्योर वर्चुअल फंक्शन को यूज़ कर रहे हैं देन दैट क्लास इज़ नोन एज अ एब्स्ट्रैक्ट क्लास. उस क्लास को हम एब्स्ट्रैक्ट क्लास का नाम देते हैं. अ ड्राइव क्लास दैट डज नॉट ओवरराइड द वर्चुअल फंक्शन ऑफ द बेस क्लास डज नॉट कॉज एनी कंपाइलेशन एरर. यानी कि अगर हम किसी ड्राइव क्लास में बेस क्लास के वर्चुअल फंक्शन को ओवरराइड नहीं करते तो ये हमारे पास कंपाइलेशन एरर नहीं होगा, जबकि अगर हम किसी प्योर वर्चुअल फंक्शन को ड्राइव क्लास में ओवरराइड नहीं करते तो ये हमारे पास कंपाइलेशन एरर होगा. नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है दैट इज़ अ राइट डाउन द डिफरेंस बिटवीन कॉपी कंस्ट्रक्टर एंड असाइनमेंट ऑपरेटर विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल. ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हैं, कॉपी कंस्ट्रक्टर और असाइनमेंट ऑपरेटर. दोनों टेक्निक जो हैं वो यूज़ की जाती हैं एक ऑब्जेक्ट की वैल्यू को दूसरे ऑब्जेक्ट में ट्रांसफ़र करने के लिए. यहाँ पर हम असाइनमेंट ऑपरेटर को पॉलीमॉर्फिज्म की मदद से ओवरराइड कर रहे हैं. जिस तरह हम एक वेरिएबल की वैल्यू को दूसरे वेरिएबल में असाइन करते हैं, जिस तरह हम लिखते हैं a इज़ इक्वल टू b, तो वही टेक्निक हम यहाँ पर क्या करते हैं? यूज़ करते हैं. हम एक ऑब्जेक्ट को असाइन करते हैं दूसरे ऑब्जेक्ट को, तो उस ऑब्जेक्ट में जितने भी उसके डाटा मेंबर्स की वैल्यूज़ होती हैं वो सारी की सारी हमारे ऑब्जेक्ट में सेकंड ऑब्जेक्ट के अंदर क्या होती हैं? वो ट्रांसफ़र होती हैं. फॉर एग्जांपल असाइनमेंट ऑपरेटर इज़ यूज टू कॉपी द वैल्यू फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर ऑलरेडी एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट. फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट है TM. इसके अंदर हमारे पास 3 डाटा मेंबर्स हैं और तीनों डाटा मेंबर्स की वैल्यू जो है वो 3, 15 और 45 हैं. अब हम ये चाहते हैं कि इस ऑब्जेक्ट के अंदर जो डाटा मेंबर्स की वैल्यूज़ हैं उनको हम एक नए ऑब्जेक्ट T1 के अंदर क्या करें? इनिशियलाइज़ कर दें. तो हम यहाँ पर क्या लिखते हैं? T1 इज़ इक्वल टू TM. तो यहाँ पर देखें हमने असाइनमेंट ऑपरेटर को यूज़ किया, तो TM के अंदर जो डाटा मेंबर्स की वैल्यूज़ होंगी इस ऑब्जेक्ट की वो हमारी ट्रांसफ़र हो जाएंगी किसमें? T1 में. नेक्स्ट हमारे पास है कॉपी कंस्ट्रक्टर इज़ अ स्पेशल कंस्ट्रक्टर दैट इनिशियलाइज अ न्यू ऑब्जेक्ट फ्रॉम एन एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट. फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमारे पास क्या है? एक ऑब्जेक्ट हमने क्रिएट किया TM. इसके अंदर हमने 3 वैल्यूज़ पास की, इनिशियलाइज़ की 3, 15 एंड 45. अब हम एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं और उस नए ऑब्जेक्ट में इस ऑब्जेक्ट को एज ए पैरामीटर पास करते हैं.
तो जब हम इसको एज ए पैरामीटर के तौर पे पास करेंगे तो हमारा कॉपी कंस्ट्रक्टर जो होगा वो ऑटोमेटिकली कॉल होगा और T1 में TM के जो डाटा मेंबर्स की वैल्यूज़ होंगी वो ऑटोमेटिकली क्या होंगी, वो ट्रांसफ़र हो जाएंगी। इन केस ऑफ कॉपी कंस्ट्रक्टर वी प्रोवाइड द ऑब्जेक्ट टू बी कॉपीड एज एन आर्गुमेंट टू द कंस्ट्रक्टर। ऑल्सो वी फर्स्ट नीड टू डिफाइन अ कॉपी कंस्ट्रक्टर इन आवर क्लास। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, राइट डाउन द डिफरेंस बिटवीन प्राइवेट, प्रोटेक्टेड एंड पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर। पब्लिक मेंबर्स हमारे पास ऐसे मेंबर्स होते हैं जिनको हम आउटसाइड द क्लास एक्सेस कर सकते हैं। डाटा मेंबर्स एंड मेंबर फंक्शन डिक्लेयर्ड एज पब्लिक कैन बी एक्सेस बाय अदर क्लासेस एंड फंक्शंस, यानी कि हम उसको किसी भी क्लास में से एक्सेस कर सकते हैं, किसी भी फंक्शन में से एक्सेस कर सकते हैं। द पब्लिक मेंबर ऑफ अ क्लास कैन बी एक्सेस फ्रॉम एनीवेयर इन द प्रोग्राम यूजिंग द डॉट ऑपरेटर। विद द हेल्प ऑफ डॉट ऑपरेटर हम क्या कर सकते हैं, पब्लिक मेंबर फंक्शन को एक्सेस कर सकते हैं। It does not provide any kind of data security. It is inherited from all drive classes. हम तमाम की तमाम ड्राइव क्लासेस से पब्लिक मेंबर्स को इनहेरिट कर सकते हैं। प्राइवेट मेंबर्स कैन नॉट बी एक्सेसिबल आउटसाइड द क्लास। ऐसे डाटा मेंबर्स जिनको हम आउटसाइड द क्लास एक्सेस नहीं कर सकते उनको हम प्राइवेट डिक्लेयर करते हैं। द क्लास मेंबर डिक्लेयर्ड एज प्राइवेट कैन बी एक्सेस ओनली बाय द मेंबर फंक्शन और इनसाइड द क्लास, यानी कि जिस क्लास में आपने प्राइवेट मेंबर्स डिक्लेयर किए हैं सिर्फ उसी क्लास के मेंबर फंक्शन उसको एक्सेस कर सकते हैं। दे आर नॉट अलाउड टू एक्सेस डायरेक्टली बाय एनी अदर ऑब्जेक्ट और फंक्शन आउटसाइड द क्लास। ओनली द मेंबर फंक्शन ऑफ द क्लास और फ्रेंड फंक्शन ऑफ द क्लास कैन बी एक्सेस द प्राइवेट मेंबर। यहाँ पर इस चीज़ को ज़हन में रखना है कि मेंबर फंक्शन ऑफ द क्लास और फ्रेंड फंक्शन ऑफ द क्लास प्राइवेट मेंबर्स को एक्सेस कर सकते हैं। ये ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट बात है। इट प्रोवाइड्स हाई डाटा सिक्योरिटी। इट कैन नॉट बी इनहेरिटेड। जो प्राइवेट डाटा मेंबर्स होते हैं इनको हम इनहेरिट नहीं कर सकते। प्रोटेक्टेड मेंबर्स कैन नॉट बी एक्सेस आउटसाइड द क्लास, हाउएवर दे कैन बी एक्सेस्ड इन इनहेरिटेड और ड्राइव क्लासेस। तो जो प्रोटेक्टेड डाटा मेंबर्स होते हैं इनको हम आउटसाइड द क्लास एक्सेस नहीं कर सकते, लेकिन सिर्फ और सिर्फ इनहेरिटेड और ड्राइव क्लासेस में इनको एक्सेस किया जा सकता है। A protected member variable or function is very similar to private member, but it provides one additional benefit. They can be accessed in child classes which are called drive classes. तो इसका एक एडवांटेज हमारे पास ये है कि इसको हम ड्राइव क्लासेस, चाइल्ड क्लासेस में भी इसको हम एक्सेस कर सकते हैं। It provide less security as compared to private access specifier. It is inherited with some kind of conditions. इसको हम inherit कर सकते हैं लेकिन कुछ conditions की बेस के ऊपर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, शैलो एंड डीप कॉपी कंस्ट्रक्टर। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। शैलो कॉपी कंस्ट्रक्टर हम किसे कहते हैं, यूज टू कॉपी डायरेक्ट वैल्यूज़। अगर हमने डायरेक्ट वैल्यूज़ को कॉपी करना है तो फिर हम लोग क्या करते हैं, शैलो कॉपी कंस्ट्रक्टर को यूज़ करते हैं। इफ़ यू मेक अ शैलो कॉपी ऑफ अ पॉइंटर यू वुड हैव टू पॉइंटर्स दैट पॉइंट द सेम मेमोरी लोकेशन। यानी कि अगर हमारे पास शैलो कॉपी पॉइंटर होगा तो इसका मतलब ये है कि अगर हमारे पास दो ऑब्जेक्ट्स हैं तो वो सेम मेमोरी लोकेशन को क्या कर रहे हैं, पॉइंट कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल हम ये कहते हैं कि हमारे पास एक ऑब्जेक्ट 1 है, इस ऑब्जेक्ट 1 के अंदर हमारे पास दो वैल्यूज़ पड़ी हुई हैं, इसके दो मेंबर्स हैं। एक मेंबर हमारे पास इसका जो है लेट से हम कहते हैं कि वो हमारे पास ए है और दूसरा मेंबर जो है वो हमारे पास एक पॉइंटर वेरिएबल है स्टैटिक पी। जब हम ऑब्जेक्ट 1 को ऑब्जेक्ट 2 में कॉपी करेंगे विद द हेल्प ऑफ कॉपी कंस्ट्रक्टर या असाइनमेंट ऑपरेटर। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं कहता हूँ मेरे पास एक ऑब्जेक्ट 2 है, अब मैं असाइनमेंट ऑपरेटर की मदद से ऑब्जेक्ट 1 को क्या कर रहा हूँ, मैं कॉपी कर रहा हूँ किसमें, ऑब्जेक्ट 2 में। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें ये मेरा जो डाटा मेंबर है ए, ये भी मेरा ऑब्जेक्ट 2 में चला गया और ये स्टैटिक पी जो है ये भी मेरा कहाँ चला गया, डाटा मेंबर ऑब्जेक्ट 2 में चला गया। अब इसका मतलब यह है कि स्टैटिक पी जो है जिस एड्रेस को पॉइंट कर रहा था, अब यहाँ पर ऑब्जेक्ट 2 जो होगा उसमें भी जो स्टैटिक पी होगा सेम एड्रेस को पॉइंट कर रहा होगा। तो इसका मतलब यह है कि हमारे पास दो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, दो पॉइंटर वेरिएबल जो होते हैं वो सेम मेमोरी लोकेशन को क्या करते हैं, एक्सेस कर रहे होते हैं। In shallow copy, if a data field in a class is a pointer, the address of the pointer is copied rather than its content. अब यहाँ पर देखें स्टैटिक पी में बेसिकली क्या आ रहा है, एड्रेस आ रहा है, कंटेंट नहीं आ रहे। तो यहाँ पर वो ये बात कह रहा है, इन शैलो कॉपी इफ अ डाटा फील्ड इन अ क्लास इज अ पॉइंटर द एड्रेस ऑफ द पॉइंटर इज कॉपीड रेदर देन इट्स कॉन्टेंट। तो एड्रेस कॉपी होता है, उसका कंटेंट कॉपी नहीं होता। तो इस सूरत में हमारे पास ये जो दोनों पॉइंटर वेरिएबल होंगे ये सेम मेमोरी लोकेशन को क्या कर रहे होंगे, पॉइंट कर रहे होंगे। द डिफॉल्ट कॉपी कंस्ट्रक्टर और असाइनमेंट ऑपरेटर फॉर कॉपिंग ऑब्जेक्ट्स परफॉर्म अ शैलो कॉपी रेदर देन अ डीप कॉपी। चाहे आप कॉपी कंस्ट्रक्टर को यूज़ कर लें, चाहे असाइनमेंट ऑपरेटर को यूज़ कर लें, तो दोनों जो हैं वो शैलो कॉपी बनाते हैं, वो
डीप कॉपी जनरेट नहीं करते। और ये जो कॉपी कंस्ट्रक्टर होता है, असाइनमेंट ऑपरेटर की मदद से हम लोग कॉपी कर रहे होते हैं ऑब्जेक्ट्स को, ये कंपाइलर खुद से कर रहा होता है, हमें कोई भी काम करने की जरूरत नहीं होती। जब हम कॉपी कंस्ट्रक्टर को या असाइनमेंट ऑपरेटर को यूज़ कर रहे होते हैं तो कंपाइलर बिहाइंड द सीन जो है वो खुद से एक ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट 2 के अंदर या उसके जो डाटा मेंबर्स होते हैं उनको कॉपी कर रहा होता है। डीप कॉपी कंस्ट्रक्टर यूज टू कॉपी इनडायरेक्ट वैल्यूज। इनडायरेक्ट वैल्यूज को कॉपी करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, डीप कॉपी कंस्ट्रक्टर को यूज करते हैं। इफ यू मेक अ डीप कॉपी ऑफ अ पॉइंटर यू विल हैव 2 पॉइंटर दैट पॉइंट टू डिफरेंट मेमोरी लोकेशन बट दोज लोकेशन हैव द सेम वैल्यू। यानी कि हमारे पास जो एड्रेसेस होंगे, यानी कि इस ऑब्जेक्ट 1 में जो हमारे पास स्टैटिक पी होगा, इसमें भी हमारे पास डिफरेंट वैल्यू पड़ी होगी, डिफरेंट एड्रेस होगा। और ऑब्जेक्ट 2 में जो पॉइंटर वेरिएबल होगा उसमें भी क्या होगा, डिफरेंट एड्रेस होगा, राइट। तो यहां पर हम लोग कहते हैं इफ यू मेक अ डीप कॉपी ऑफ अ पॉइंटर यू विल हैव 2 पॉइंटर दैट पॉइंट टू द डिफरेंट लोकेशंस बट दोज लोकेशन हैव द सेम वैल्यू। और उन लोकेशंस के ऊपर जो वैल्यूज पड़ी होंगी वो सेम होंगी। इन अ डीप कॉपी इफ अ डाटा फील्ड इन अ क्लास इज अ पॉइंटर द कंटेंट्स ऑफ द डाटा ऑब्जेक्ट आर कॉपीड रेदर देन इट्स रेफरेंस। तो यहाँ पर डीप कॉपी में और शैलो कॉपी में डिफरेंस क्या हुआ कि यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, हम रेफरेंस जो है वो हम लोग कॉपी करते हैं, यहाँ पर हम एक्चुअल कंटेंट जो है वो हम लोग क्या करते हैं, कॉपी करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास वेरी सिंपल क्वेश्चन है, व्हाट इज इनहेरिटेंस। डिफाइन इनहेरिटेंस, इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इनहेरिटेंस इज द रिलेशनशिप बिटवीन 2 और मोर क्लासेस वेयर ड्राइव क्लास इनहेरिट बिहेवियर और एट्रीब्यूट्स ऑफ द पेरेंट और बेस क्लास। यानी कि 2 क्लासेस के दरमियान जो रिलेशनशिप होता है इसको हम लोग नाम देते हैं इनहेरिटेंस का। इट इज़ अ टेक्निक ऑफ ड्राइविंग न्यू क्लास फ्रॉम एन ओल्ड क्लास। एक ओल्ड क्लास से एक नई क्लास को ड्राइव करना, इसको हम लोग नाम देते हैं किसका, इनहेरिटेंस का। ओल्ड क्लास को हम सुपर क्लास, बेस क्लास, पेरेंट क्लास कहते हैं, जबकि न्यू क्लास को हम सब और चाइल्ड क्लास कहते हैं। इनहेरिटेंस इज़ यूज फॉर कोड रीयूजेबिलिटी। तो कोड को रीयूज़ करने के लिए हम इनहेरिटेंस को क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है मोड्स ऑफ इनहेरिटेंस। इसमें हमारे पास 3 मोड्स होती हैं, पब्लिक मोड होती है हमारे पास, प्रोटेक्टेड मोड होती है हमारे पास, और प्राइवेट मोड होती है हमारे पास। पब्लिक मोड में इफ़ वी ड्राइव अ सब क्लास फ्रॉम अ पब्लिक बेस क्लास, अगर हम किसी ड्राइव क्लास को पब्लिक बेस क्लास से ड्राइव करते हैं, देन द पब्लिक मेंबर ऑफ द बेस क्लास विल बिकम पब्लिक इन ड्राइव क्लास एंड प्रोटेक्टेड मेंबर ऑफ द बेस क्लास विल बिकम प्रोटेक्टेड इन ड्राइव क्लास। यानी कि अगर हम किसी क्लास को पब्लिक बेस क्लास से ड्राइव कर रहे हैं तो उसमें जो पब्लिक डाटा मेंबर्स होंगे, पब्लिक मेंबर्स होंगे, वो ड्राइव क्लास में पब्लिक ही रहेंगे, और जो प्रोटेक्टेड होंगे वो प्रोटेक्टेड ही रहेंगे। प्रोटेक्टेड मोड में हमारे पास इफ़ वी ड्राइव अ सब क्लास फ्रॉम अ प्रोटेक्टेड बेस क्लास देन बोथ पब्लिक मेंबर्स एंड प्रोटेक्टेड मेंबर्स ऑफ दीज बेस क्लास विल बिकम प्रोटेक्टेड इन ड्राइव क्लास। यानी कि अगर हमारे पास एक क्लास है उसको हम प्रोटेक्टेड बेस क्लास से ड्राइव कर रहे हैं तो उसमें जितने भी हमारे पास पब्लिक और प्रोटेक्टेड मेंबर्स होते हैं वो ड्राइव क्लास में उनका स्कोप क्या हो जाएगा, वो प्रोटेक्टेड हो जाएगा। प्राइवेट मोड इफ़ वी ड्राइव अ सब क्लास फ्रॉम अ प्राइवेट बेस क्लास देन बोथ पब्लिक मेंबर एंड प्रोटेक्टेड मेंबर ऑफ द बेस क्लास विल बिकम प्राइवेट इन ड्राइव क्लास। अगर हम कोई प्राइवेट बेस क्लास से ड्राइव कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि उसमें जितने भी पब्लिक और प्रोटेक्टेड डाटा मेंबर्स होंगे वो सारे के सारे क्या बन जाएंगे, वो ड्राइव क्लास में प्राइवेट बन जाएंगे। टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस इन C++। हमारे पास 5 डिफरेंट टाइप्स होती हैं इनहेरिटेंस की। सिंगल इनहेरिटेंस, इन सिंगल इनहेरिटेंस अ क्लास इज अलाउड टू इनहेरिट फ्रॉम ओनली वन क्लास, वन सब क्लास इज इनहेरिटेड बाय वन बेस क्लास ओनली। इस ऐसी इनहेरिटेंस को हम सिंगल इनहेरिटेंस कहते हैं। मल्टीपल इनहेरिटेंस, मल्टीपल इनहेरिटेंस इज अ फीचर ऑफ C++ वेयर अ क्लास कैन इनहेरिट फ्रॉम मोर देन वन क्लासेस, वन सब क्लास कैन be inherited from more than one base class. Multi-level inheritance, in this type of inheritance a drive class is created from another drive class। यानी कि एक बेस क्लास होगी, उसके नीचे ड्राइव क्लास होगी और उसके नीचे फिर एक ड्राइव क्लास होगी। तो एक ड्राइव क्लास होती है वो दूसरी ड्राइव क्लास को क्या कर रही होती है, इनहेरिट कर रही होती है। Hierarchical inheritance, in this type of inheritance more than one subclass is inherited from a single base class, more than one drive class is created from a single base class। Hybrid or virtual inheritance, hybrid inheritance is implemented by combining more than one type of inheritance। यानी कि हम hierarchical inheritance को multiple inheritance को combine कर देते हैं तो ये हमारे पास hybrid या virtual inheritance बन जाती है। हमारे पास है डिफाइनिंग वर्चुअल टेबल। इसको वर्चुअल टेबल भी कहते हैं, इसको हम वी टेबल भी कहते हैं, इसको हम वर्चुअल फंक्शन टेबल भी कहते हैं, इसको वर्चुअल मेथड टेबल भी कहते हैं, इसको
डिस्पैच टेबल भी कहते हैं। तो यानी कि एक ही टेबल की डिफरेंट नेम्स हैं। वर्चुअल टेबल होता क्या है, हमारे पास अ टेबल ऑफ फंक्शन पॉइंटर्स मेंटेन पर क्लास। हर क्लास का अपना एक टेबल होता है जिसके अंदर फंक्शन पॉइंटर्स होते हैं, उनको स्टोर किया जाता है। टू इम्प्लीमेंट वर्चुअल फंक्शन C++ यूज अ स्पेशल फॉर्म ऑफ लेट बाइंडिंग नोन एज अ वर्चुअल टेबल। जब भी हम लोगों ने वर्चुअल फंक्शन को इंप्लीमेंट करना होता है तो C++ में लेट बाइंडिंग के लिए एक टेबल मेंटेन किया जाता है जिसको हम लोग नाम देते हैं किसका, वर्चुअल टेबल का। द वर्चुअल टेबल इज अ lookup table of function used to resolve function calls in a dynamic late binding manner। जब भी हम लोगों ने लेट बाइंडिंग करनी होती है, जब भी हम लोगों ने डायनेमिक बाइंडिंग करनी होती है, तो हम वर्चुअल टेबल में से उन फंक्शंस को देखते हैं जिनको हम लोगों ने कॉल करना होता है। एवरी क्लास दैट यूज वर्चुअल फंक्शन इज गिवन इट्स ओन वर्चुअल टेबल। यानी कि जितनी भी हमारी क्लासेस होती हैं जिनके अंदर वर्चुअल फंक्शन होते हैं उनके अपने क्या होते हैं, एक वर्चुअल टेबल जो है उनका मेंटेन किया जाता है। दिस टेबल इज सिंपली अ स्टैटिक अरे दैट कंपाइलर सेटअप एट द कंपाइल टाइम। तो बेसिकली हमारे पास जो वर्चुअल टेबल है ये एक स्टैटिक अरे है जिसको कंपाइल टाइम पे कंपाइलर क्या करता है, सेटअप करता है। अ वर्चुअल टेबल कंटेन्स वन एंट्री फॉर ईच वर्चुअल फंक्शन दैट कैन बी कॉल्ड बाय ऑब्जेक्ट ऑफ दैट क्लास। तो जितने भी हमारे वर्चुअल फंक्शंस होते हैं उन वर्चुअल फंक्शन की एक एंट्री जो होती है वो वर्चुअल टेबल में स्टोर की जाती है जिसकी मदद से ऑब्जेक्ट जो होता है उन वर्चुअल फंक्शन को कॉल करता है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, व्हाई ऑपरेटर लोडिंग इज यूज्ड। Operator overloading is a type of polymorphism in which an operator is overloaded to give user-defined meaning to it. Operator overloading is used to perform operation on user-defined data types such as objects and string in the same way as we can apply on the built-in data types. अब built-in data types हमारे पास कौन सी है, integer, float, long। जिस तरीके से हम किसी ऑपरेटर को इन डाटा टाइप्स पे अप्लाई करते हैं, सिमिलरली हम यूज़र डिफाइंड डाटा टाइप्स पे भी उन ऑपरेटर्स को अप्लाई कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ऑपरेटर ओवरलोडिंग। ऑपरेटर ओवरलोडिंग अलाउ अस टू प्रोवाइड न्यू इम्प्लीमेंटेशन फॉर एग्जिस्टिंग ऑपरेटर्स। जो ऑपरेटर हमारे पहले से एग्जिस्ट कर रहे हैं हम एक नई टेक्निक की मदद से उनको नए तरीके से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ऑपरेटर ओवरलोडिंग। फॉर एग्जाम्पल, two integer values can be added as c is equal to a plus b. With the use of operator overloading, the plus operator can also be used to perform addition of two complex numbers such as c3 is equal to c1 plus c2, where c1, c2 and c3 are the object of class complex। तो जिस तरीके से हमने a और b जो इंटीजर टाइप के वेरिएबल थे इनके ऊपर प्लस का ऑपरेशन परफॉर्म किया, सिमिलरली हमने अपने ऑपरेटर को ओवरलोड करके जो हमारे पास यूज़र डिफाइंड डाटा टाइप्स हैं सच एज ऑब्जेक्ट्स C1, C2, इनके ऊपर भी हम लोगों ने क्या किया, प्लस का ऑपरेशन परफॉर्म किया। तो इसको हम लोग नाम देते हैं किसका, ऑपरेटर ओवरलोडिंग का। हम लोगों ने इंपॉर्टेंट शॉर्ट आंसर जो हैं वो डिस्कस किए हैं, इनको आप लोगों ने अच्छे तरीके से एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रिपेयर करना है। आज तक के लिए इतना ही। अगर मेरा लेक्चर आपको पसंद आता है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।